हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये वार्षिक परीक्षा जो आपका हुआ है, वार्षिक परीक्षा देखें जो आपका हुआ है ये 2025 में विषय आपका रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र आप कहते हैं। तो इस पेपर का हल हम लोग आज देखने वाले हैं, पेपर को हल करेंगे। और ये आपका कक्षा 11 का पेपर है, आप जान रहे हैं। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि प्रश्नों की संख्या 70 में से केवल आपको इसमें 35 करना होता है और यहाँ 20 में से केवल 10 करना होता है और साथ में यहाँ 6 में से केवल 3 करना होता है। तो ये 35 नंबर यहाँ से और ये 2-2 नंबर का है, तो 20 नंबर ये और 35 ये और साथ में ये 5 नंबर का होता है 15 ये। तो टोटल आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये आपका पूर्णांक 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ सब लिखा गया है। खंड में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्न को ही आपको हल करना होता है। तो हम लोग प्रश्न ही देखते हैं डायरेक्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, थोड़ा फास्ट हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न आप जरा देखें, निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था। इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, ये सल्फ्यूरस है और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये नाइट्रिक अम्ल है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जानकारी ही होगी इससे आपको। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो सबको पता है, इसमें 180 आएगा। कैसे आता है, तो एक कार्बन का 12 परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 6 है तो 12 छंग 72, हाइड्रोजन 12 है और एक ऑक्सीजन का 16, 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 96 और यही सब जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन आप जरा देखें, रासायनिक पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई क्या है। तो ये तो आपको पता है, मूल राशियों में है। तो इसका तो मोल होता है, ठीक है। और ये आपका ये तो द्रव्यमान का किलोग्राम एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा था रासायनिक पदार्थ की मात्रा, रासायनिक पदार्थ की मात्रा का तो मोल होता है। चौथा क्वेश्चन आप जरा देखें, फोर्थ, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। परमाणु की संख्या सबसे अधिक अगर पूछ रहा है तो आप जान रहे हैं, जैसे कॉपर का परमाणु द्रव्यमान आप जो होगा, जितना जैसे कम से आप डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, फिर उसमें अवोगाद्रो से भाग देंगे तो कम मात्रा यहाँ पर इसकी दिखाई दे रही है, परमाणु दिया है। अच्छा, यहाँ मोल दिया है, उससे भी कम है, लेकिन इसमें जब आप ये मोल जो है, मोल में न दे करके अगर ग्राम दिया होता तब यही सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर इससे आप मोल दिया गया है, इसका डायरेक्ट गुणा होगा अवोगाद्रो में, तो वो ज़्यादा माना जाएगा। तो इसमें क्या है, कॉपर का परमाणु आप रखेंगे और 0.5 से डिवाइड करेंगे। कॉपर का ये ग्राम में द्रव्यमान आप रख लेंगे। उस देखिए इसमें कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, ग्राम तो ऑलरेडी 0.5 है ना, ये इसमें इसके द्रव्यमान से भाग देंगे, ठीक। जो आएगा वो मोल आएगा, मोल। अब इसी में गुणा होगा अवोगाद्रो नंबर का। अवोगाद्रो नंबर क्या है, तो 6.022 गुणे 10 की घात 23, ठीक। तो आपका मोल आ जाएगा। तो ये निकालेंगे तो आपको यही दिखेगा, चूँकि यहाँ ऑलरेडी मोल आया है
अवगाद्रो गुणक करेंगे ज़्यादा मान ये इससे क्या होगा, इससे भी अधिक मान यहाँ आने लगेगा। पर यहाँ परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है पूछा है, तो आप चेक करेंगे तो देखिए कम से जब डिवाइड करेंगे ज़्यादा वैल्यू आएगा, उसमें अवगाद्रो गुणक करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए यही सही हो रहा है। पांचवा आप क्वेश्चन आप जरा देखें, फिफ्थ क्वेश्चन, एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल है, इसमें तो बस एथेनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए C2H5OH, और इसका आणविक द्रव्यमान आप निकाल दीजिए। 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, और 6 हाइड्रोजन है, 5 यहाँ 1 यहाँ, 5 1 6, और प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16। टोटल आप ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। कितना आएगा? 46। ठीक, और ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो उसको ऊपर रखिए और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, पूरा टोटल इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा आपका कितना आंसर, 34.73% के लगभग। छठा क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा डिटेल देखेंगे तो कुछ नॉलेज होगा, वैसे डायरेक्ट टिक करवाने से क्या मतलब। 0.1 नॉर्मल HCl के 1500 cc को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी। तो सिंपल है, इसमें तो आपको बस ये इसको सॉल्व कर लीजिए। 1500 cc दिया ही है, और नॉर्मल ऑलरेडी यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका 0.1 दिया है, डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो आपका 6 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा? 6 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 7वां प्रश्न आप जरा देखें, अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाला, देखिए सबसे कम किसका होता है? गामा का। गामा का आप देखेंगे सबसे कम, इसके बाद आता है एक्सरे आएगा, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट आएगा। अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल रीजन इसी बीच में आ जाता है, और इसके बाद आएगा इंफ्रारेड, IR मैं लिख देता हूँ इंफ्रारेड को। फिर माइक्रोवेव आता है, और इसके बाद रेडियो आता है। क्या आएगा? रेडियो। ठीक है, तो देखिए सिंपल होता है, जब कभी भी विजिबल रीजन कभी कभी पूछता है किसके किसके बीच में होता है, तो अल्ट्रा और IR के बीच में यही विजिबल होता है, ये भी जानकारी रखिए। विजिबल रीजन, इधर से कभी इधर की तरफ आप जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। और इस साइड से रेडियो से गामा की तरफ आएंगे तो एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ेगी? एनर्जी। और यहाँ तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तो पूछा है कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो सबसे ज़्यादा तो रेडियो का है, फिर माइक्रो का है। तो रेडियो ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ, तो आप लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये सब थोड़ा डिटेल जानेंगे तो पता भी चलेगा, नहीं तो टिक करके आगे बढ़ लेने से क्या मतलब। 8वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग ये किसका आकार से संबंधित है, मतलब किसके आकार से? तो ये नाभिक है ना, उस पर आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल का इन्होंने बम्बार्ड करवाया था, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में। तो नाभिक से रिलेटेड है। कक्षीय आरेख जिसमें अफबाऊ सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। अफबाऊ में पहले एक एक भरिए, एक देखिए, एक इसमें भर दिए, इसमें भर के फिर डबल किए हैं। ठीक है, अब इसमें एक भर दिए और यहाँ भी एक भर दिए, यहाँ भी। बीच में ये कहाँ से आ गया? तब यहाँ पहले आया होता सही रहता, इसीलिए
उल्लंघन यहीं पर हो गया है ना। और यहाँ तो सब ठीक लग रहा है, वही बी ऑप्शन होगा। 10वां देखें, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो सिंपल है, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप निकालेंगे। जिंक में, जिंक का जब आप करेंगे तो इसका तो आ जाएगा आपका 4s2 और 3d10। यहाँ तो सब पेयर्ड में है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछा है। निकिल में आप जरा देखें, निकिल में वैसे आप जानते हैं, अगर नॉर्मली आप करते तो हो जाता ये 3 प्लस दिया है ना, तो 4s0 और 3d8 होता, लेकिन इसमें से भी एक गया है तो 7, ठीक है। और इसका आप देखेंगे तो इसका तो 4s0 और 3d, यहाँ देखिए 1 प्लस दिया है ना, तो यहाँ भी अनपेयर्ड 0 है। और इसमें आप चेक करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब, तो इसमें आपका आ जाएगा 4s0 और 3d, आयरन का 26 होता है तो 6 आ जाएगा। और यही 6 वाले में आपको देखने को मिलेगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 7 का आप भर के चेक करिए, 7 का भर के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 मिल रहा है। और 10 वाले में 0 आ जाएगा, आपको पता ही है। 6 वाले में अगर आप यहाँ पर नहीं रहेगा तो 4 मिलेगा, इसलिए ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कौन सा सही होगा, बी। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो अधिक पूछा था, उस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इस कैसे चेक करते हैं, देखिए n 3 दिया है, n बराबर 3 तो 3 रख लो। L0 किसके लिए होता है, s के, और अगर L0 है तो m भी 0 ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है। तो ये तो सही है, संभव है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ संभव नहीं है पूछा। अब इसमें ज़रा चेक करिए, n 3 है, 3 रखिए, L0 है, s होगा, और ये m बराबर -1 नहीं होगा, m बराबर भी 0 होगा 3s के लिए। तो एक तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ ज़रा चेक करिए, n बराबर 2 और l बराबर 0, मतलब s हो रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर भी s अगर l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होना चाहिए, तो ये भी सही है। यहाँ दो ऑप्शन सही है। और यहाँ ज़रा चेक करिए, n बराबर 2 और l बराबर 1 है तो p है, और इसमें m0 संभव है। कैसे, देखिए कैसे संभव है, क्योंकि l बराबर अगर 1 दे दिया, l बराबर अगर 1 दे दिया तो आप यहाँ -1 और 0 और +1 कर सकते हैं, तो यहाँ 0 संभव है m बराबर। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में एकदम से संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी व सी दोनों देना चाहिए था, दिया नहीं है। बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसका बी और सी देना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा संभव नहीं है, इसमें बी और सी दोनों संभव नहीं है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये एक प्रकार से एक्सेप्शनल भी है। ऑक्सीजन अगर आप चेक करिए, देखिए ऑक्सीजन का देखेंगे तो आएगा 2p4, ठीक है, 8 क्रमांक होता है। सल्फर का 16 होता है, इसका 3p4 आएगा। और सेलेनियम का आप चेक करेंगे तो इसका 4p4 आएगा, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से अगर आप बॉटम आते हैं तो घटेगा, ध्यान देना, क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ समझिए, टॉप से बॉटम घटेगा तो उस हिसाब से होना क्या चाहिए, उसी हिसाब से तो होना चाहिए ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सल्फर का, और फिर सेलेनियम का। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल है, ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यह अधिक विद्युत ऋणात्मक भी है और आकार छोटा होता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होने लगता है, इसलिए सल्फर इधर आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा। तो सल्फर का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, और सबसे कम सेलेनियम का। तो सल्फर का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने योग्य था ये, ठीक। 13 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। 13 नंबर, बेरिलियम और बोरान का पहली आयनीकरण विभव क्रमशः है, इसको रट लेना है केवल। ये बोरान का अगर आप चेक करेंगे तो 8.29 होता है और बेरिलियम का 9.32 होता है। ये थोड़ा सा रटने वाला प्रश्न हो गया। 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। तो आपको बताया गया था, ये कार्बन परिवार है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम और प्लम्बम। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, कार्बन पर टिक लगा दीजिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक पूछा था। 15 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। परमाणु क्रमांक 56 वाला, आप जानते हैं 54 जेनान का होता है, 54 जेनान का है। तो आप यस ब्लॉक में फिर आएंगे पी ब्लॉक से, और यस ब्लॉक में आप जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड होता है, तो 55 यहाँ हो जाएगा और 56 यहाँ। तो इस हिसाब से एस ब्लॉक आपको लगा देना है, ज़्यादा कुछ विचार करना नहीं। तो एस ब्लॉक कहाँ है, आप टिक कर दीजिए। किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन आप जरा देखें, 16 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आयन का आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है। देखिए, आयनिक त्रिज्या अगर पूछ रहा है, किसका आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक पूछ रहा है, आयनिक त्रिज्या। अब देखिए, आयनिक त्रिज्या का मान, वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो O2- ऑक्सीजन पर 2-, कैसे ये पता चलेगा। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। जैसे इसका तो ऑलरेडी लिथियम का 3 ही होता है, 3 क्रमांक होता है। तो इसका तो बस 1 इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो केवल के में ही 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना। इसका तो बस 2 ही हो गया। और इसमें ऑक्सीजन में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है ना। तो इसका तो 2 और कितना हो जाएगा, 6 क्या 8 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 माइनस और आ गया ना, इसलिए। और इसमें ज़रा देखें, बोरान का तो 2
और 3 इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, 5 होता है क्रमांक, तो ऑलरेडी घट ही गया। और यहाँ देखें ज़रा फ्लोरीन में इसका 9 होता है, एक और ले लिया तो 2 और 8 हो गया। अब इन्हीं दोनों में लड़ाई थी, लेकिन यहाँ ये जानना था कि इसका होता है कितना, 9, परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, और इसका 8। अब यहाँ 9 इसका खींचेगा प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन 9 है तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज़्यादा खींचेगा तो आकार थोड़ा सा क्या होगा, घट जाएगा। और 8 प्रोटॉन अगर 10 को खींचेगा तो उतना नहीं खींच पाएगा जितना 9 खींचेगा, इसलिए थोड़ा सा आकार बड़ा होगा। तो आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक क्यों है, इसका समझ में आ गया होगा। समझना है यहाँ, जैसे बस टिक करके भागने से क्या मतलब। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं। तो देखिए इसमें तो सहसंयोजक ही होगा, इसमें आपको आयनिक देखने को मिलेगा, इसमें सहसंयोजक होगा। लेकिन ये वाला जो है इसमें आपको सहसंयोजक मिलेगा, कहाँ मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा आपको यहाँ आपको मिल जाएगा सहसंयोजक। और आयनिक कहाँ मिल रहा है, आयनिक देखिए आयनिक मिल जाएगा Cl माइनस है ना, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो ये आयनिक भी हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसमें काम करेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही। 18 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन जुड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो शून्य नहीं होगा। PCl3 है, तीन दिशा में और साथ में लोन पेयर भी है, तो यहाँ भी शून्य नहीं होगा। और देखिए कार्बन से फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन, है ना, अगर 4 क्लोरीन होते तो शून्य हो जाता, तब शून्य हो जाता, लेकिन फ्लोरीन है तो निश्चित रूप से शून्य नहीं होगा। तो यहाँ चारों समान है, कोई लोन पेयर नहीं है सिलिकॉन पर, इसलिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी सही। 19 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु का sp3 संकरण होता है। तो ये पहला ही हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस से 3 आप क्लोरीन जोड़ दीजिए, 3 क्लोरीन आप जोड़ दीजिए और लोन पेयर 1 है, तो लोन पेयर वाला 1 सिग्मा बंद, ये 3 सिग्मा बंद आ गए, तो 4 सिग्मा बंद का मतलब ही है क्या, sp3 संकरण, तो पहला वाला ही मिल गया। ठीक, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने के लिए है नहीं, और सबका ऐसे इसमें 3 मिलेगा तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सबका काउंट करके संरचना बना के आप देख सकते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय नहीं है। अनुचुंबकीय नहीं है इसका मतलब क्या है, वह प्रतिचुंबकीय है। कैसा है, प्रतिचुंबकीय। इसका देखिए एक ट्रिक है निकालने का, बड़ा अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा है, और वो भी अगर इंग्लिश से में आकर समझें तो और बढ़िया समझ में आएगा। इसमें देखिए एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक है, पोडे। देखिए ध्यान दें, आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इजीली निकल आएगा। P मतलब पैरामैग्नेटिक, O मतलब आड मतलब होता है विषम, आड मतलब विषम। ठीक है, अब वो होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और देखिए अगर डायामैग्नेटिक आप चेक करेंगे तो वो इवन होगा, डायामैग्नेटिक में इवन मतलब सम संख्या। ठीक, ये हमने बना दिया था, तो इससे अभी आपको देखिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर कहा है कि इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इज नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब कैसा होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा।
डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक में सम आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, सम। तो अब आप निकालिए, देखिए कैसे पता चलेगा सम में। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2, एक नाइट्रोजन का 7, 2 का 7 दूनी 14, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस मतलब एक चला गया तो 13 आ गया। और यहाँ देखिए 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन का 8 होता है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, 8 दूनी 16 माइनस आ गया तो 17, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। और यहाँ ज़रा देखिए ऑक्सीजन 8 है और इसमें ऑक्सीजन में, और 7 होता है नाइट्रोजन के पास तो 8 7 15, ठीक है। CO में आप ज़रा देखें, CO 7 तो 6 तो कार्बन का हो जाएगा और 8 हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। तो 8 और 6 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, यही आया एक नंबर, जो क्या है, सम है। और दिया है इज नॉट पैरामैग्नेटिक, मतलब डायामैग्नेटिक चाहिए, डायामैग्नेटिक सम वाला होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। और 13 देखिए विषम है, 17 विषम संख्या, 15 विषम संख्या, लेकिन 14 सम संख्या। तो एक ये छोटा सा ट्रिक है, इससे बड़ी आसानी से आप निकाल सकते थे, ज़्यादा सोचने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको इसका स्ट्रक्चर बनाने आएगा वही इसको सॉल्व कर सकते हैं। P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या, आइए हम यही बनाते हैं और आप देखें कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। P4O10, देखिए यहाँ फास्फोरस आप रखिए, यहाँ फास्फोरस रखिए, P4 4 फास्फोरस पहले रख लीजिए। चलिए यहाँ हमने 2 रख लिया, तीसरा यहाँ रख लेते हैं और चौथा यहाँ रख लेते हैं, ठीक। याद रहे कि फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर 5 5 ये बंद बना लेगा। और सभी से पहले डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए, डबल बॉन्डेड O जोड़ दीजिए, सबसे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, डबल बॉन्डेड जोड़ दिए। अब देखिए एक तो ऐसा होगा ऑक्सीजन जो सबको कनेक्ट करेगा, एक ऑक्सीजन ऐसा होगा वो क्या करेगा, सबको कनेक्ट करेगा, बीच बीच में रख दीजिए उसके, वो सबको इस तरीके से कनेक्ट करेगा, हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, बीच में एक एक ऑक्सीजन आकर के रख दीजिए, बस हो गया। जैसे एक ऑक्सीजन यहाँ रखिए तो इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक, और एक ऑक्सीजन यहाँ रख करके इसको इससे जोड़ दीजिए, बस हो गया संरचना। अब इसमें आपको सिग्मा बंध, पाई बंध अगर पूछता तो आपको 4 पाई बंध बता देना था, कितना बता देना था, 4 पाई बंध। सिग्मा पूछा है तो देखिए हर एक फास्फोरस निकाल दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा, 1 2 3, और जहाँ डबल है उसमें एक सिग्मा है एक पाई है। तो हर फास्फोरस के पास, प्रत्येक फास्फोरस के पास कितना है, 4 सिग्मा। ऐसे कितने फास्फोरस हैं, 4 हैं, तो 4 चौक 16 सिग्मा है, 16 सिग्मा बंध है और 4 पाई बंध है। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसमें आपको अब लगा देना है, बस ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, सिग्मा बंध पूछा था तो आपको 16 लगा देना है, ठीक। आप गिन भी लेंगे 16 ही आएगा। आगे देखें, कार्बन के संकर यानी हाइब्रिड ऑर्बिटलों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। देखिए इम्पॉर्टेंट है, एस में जिसमें परसेंटेज अधिक होगा वो ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा। यहाँ पर देखिए 50-50% है, 50% एस की मात्रा है, 50% पी की मात्रा है। इसमें आप देखेंगे तो लगभग 33% आएगा। और इसमें देखेंगे आपको 4 से भाग देंगे तो 25%। किसका लक्षण हम निकाल रहे हैं,
एस प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। और एस प्रतिशत जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ध्यान देना है। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम sp में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर sp2 में, फिर sp3 में, तो ऑप्शन डी सही। समझेंगे तो टाइम लगेगा ही, और समझने से आपको बहुत चीज़ें और भी जानकारी हो जाएगी। हमें क्या, हम तो टिक करके आगे बढ़ लेते, ठीक है। और अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो आप चैनल से जुड़िए, ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। 23 नंबर का प्रश्न है, एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अब देखिए, एक गैस है जो सबसे अधिक आदर्श गैस में क्या होता है कि दाब तो कम होगा लेकिन ताप अधिक होगा। दाब कम, लो प्रेशर, ठीक है, दाब कम, हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। आदर्श गैस में याद रखना है। एक आदर्श गैस के लिए संपीडनशीलता कारक है, संपीडनशीलता कारक जो होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। संपीडनशीलता जैसे अगर हिंदी में न समझ में आ रहा हो तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे आप कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू होता है PV/nRT, और इसका वैल्यू होता है 1। कितना होगा? 1। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव, देखिए सबको एकदम पता है, जैसे जब तापमान आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए जो पानी है वो गैस में बदलेगा और फैल जाएगा, तो पृष्ठ तनाव क्या करता है, वो खींचता है, घटाता है, उसका आयतन घटाता है। लेकिन तापमान हम बढ़ा रहे हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, पानी का तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, भाप आसवन आधारित है, ये तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर ये आधारित है। 27 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें, निम्नलिखित में किसमें केपी केसी से कम है, केपी जो है वो केसी से कम है, तो इसमें डेल्टा एनजी निकाल दीजिए बस। हाँ, देख लेते हैं, ये देखिए निम्नलिखित में किसमें केपी केसी से कम है, तो इसमें ये आप जानते हैं फार्मूला कि केपी बराबर केसी होता है, केपी बराबर केसी। और अगर आप जैसे इसको निकालते हैं तो डेल्टा एनजी का अगर आप क्वांटिटी निकाल दें, है ना, डेल्टा एनजी का अगर आप क्वांटिटी निकाल दें तो सिंपल है, ये जानते ही हैं, यहाँ आर टी का पावर डेल्टा एन, है ना, डेल्टा एन का वैल्यू अगर आप निकाल दें तो जिसका कम आएगा ना, जिसका कम आएगा तो डेल्टा एन का, एन जी कहिए चाहे डेल्टा एन, तो वही हो जाएगा। तो सिंपल है, हम लोग उसी से पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 अणु है, 2 में से प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट होता है, यहाँ 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ अगर आप 2 में से देखिए 2 1 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो सबसे कम वैल्यू किसका आया, इसी का ना, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना था। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 लीटर पानी में मिलाए जाने पर उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। तो सक्रिय द्रव्यमान अगर आपको निकालना है, देखिए कितना ग्राम दिया गया है, 64 ग्राम,
64 रख लो। और हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है, हाइड्रोजन का 1 होता है और आयोडाइड का 127, 1 और 127 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, 128। और इसको अगर आप ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अच्छा 0.5 जो आ गया, अब इसमें 2 लीटर पानी मिलाए जाने पर उसका सक्रिय द्रव्यमान /2 कर दीजिए, है ना। आप जान रहे हैं ये मोल आ गया, तो मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। 2 लीटर दिया ऑलरेडी, तो मोल में लीटर से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 0.25। सिंपल है। 29 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें। किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ साम्यावस्था में है, पानी और बर्फ साम्यावस्था में है। यदि सिस्टम पर दबाव बढ़ाया जाए, अगर सिस्टम पर आप दबाव बढ़ाते हैं तो क्या होगा इसमें? देखिए दाब बढ़ा देंगे ना, एक तो साम्यावस्था में है और दाब बढ़ा देंगे तो अधिक बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। ठीक है, ये जानते रहिए, सिंपल है क्वेश्चन। मोर ऑफ आइस इज मेल्टेड। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर का। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दी गई है। 250 डिग्री सेल्सियस पर Kc का मान 26 दिया है और इसी तापमान पर Kp का मान क्या होगा? तो बस फार्मूला अभी बताए थे कि Kp बराबर निकाल दीजिए, Kp बराबर Kc और इंटू RT के पावर डेल्टा n। ठीक है, तो देखिए कितना दिया है Kc के मान 26 दिया है ना, तो 26 रख लीजिए। R का वैल्यू आपको पता ही है, R का वैल्यू कितना होता है, ये रख लीजिए 0.0821। और यहाँ T टेम्परेचर कितना 250 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 273 इसमें जोड़ दीजिए ना, तो ये आपका आ जाएगा 523 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एन निकाल दीजिए। डेल्टा एन क्या हो जाएगा? डेल्टा एन ज़रा देखें, एक मॉलिक्यूल में से, गैस में दिया है ना, गैस में होना चाहिए, तो एक में से अगर आप 2 अणु निकालते हैं तो -1 आ जाएगा, -1। और यही पूरा हल कर लेंगे तो ये ए वाला 0.61 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, ज़रा ध्यान दें। ली चैटलियर, देखिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल मैक्सिमम यील्ड ऑफ एनेस्थीज ऑब्टेन्ड एट। ले चाटेलियर सिद्धांत के अनुसार अमोनिया गैस, हैबर विधि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। यहाँ आयरन तो होता है उत्प्रेरक, मॉलिब्डेनम होता है वर्धक के रूप में, और यहाँ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर 200 ATM, तब जाके अमोनिया गैस बनती है। और इसको बैलेंस करिए, यहाँ 2 है, 2 लगा देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। ये हैबर विधि है। और यहाँ पर देखिए उच्च दाब, अधिक मात्रा, देखिए NH3 की अधिक मात्रा प्राप्त होती है किसके अनुसार? उच्च दाब पर। जब दाब इधर जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे तो ये इसकी अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। तो ये देखिए दाब आपको पता ही है, अधिक दाब, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धातु आयन जैसे Ag+, धातु आयन जैसे Ag+, Cu+ आदि ये किसके रूप में कार्य करते हैं?
देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या करेगा, लुईस अम्ल की तरह ये काम करेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए लुईस अम्ल लेविस एसिड की तरह ये बिहेवियर अपना शो करेगा। तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद जो होगा वो क्या होगा। देखिए जब कभी भी अगर तापमान आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो पानी का जो आयनिक उत्पाद होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो टूटने लगेगा ना आयनों में, तो आयनिक उत्पाद इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे कमज़ोर है। अब क्षार सबसे कमज़ोर कौन होता है, सबसे कमज़ोर कौन होगा, ये जो स्ट्रांग रहा होगा, या यच जोड़ दीजिए, हर जगह यच जोड़ चेक करिए। इसमें यच जोड़ेंगे तो HI हो जाएगा, इसमें यच जोड़ेंगे तो C2H5OH हो जाएगा, इसमें यच जोड़ेंगे तो ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, एच जोड़ेंगे तो ये तो दुर्बल एसिड है ना, दुर्बल एसिड। और ये भी आपका एसिड है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रांग एसिड होगा, प्रबल अम्ल, ये प्रबल अम्ल आपका HNO3 है, तो इसी का जो क्षार NO3- आएगा वही कमज़ोर होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए हाइड्रोजन जोड़िए, जहाँ आपको स्ट्रांग एसिड मिले तो उसी के जो बेस आएगा ना, ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड, जो जिसे आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस HNO3 से प्राप्त NO3- को हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, संयुग्मी क्षार। तो इसका संयुग्मी क्षार जो है ये क्या है, सबसे कमज़ोर है, जबकि इसका जो अम्ल होगा ना, इसका जो संयुग्मी अम्ल होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग, इसलिए सबसे कमज़ोर भी हो गया, जानते रहिए। नेक्स्ट है यदि A2X3 की घुलनशीलता ये दिया गया है, तो इसकी घुलनशीलता गुणनफल, मतलब इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, KSP निकालना है। ठीक है, तो KSP निकालने के लिए इसको आयोनाइज कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इसके लिए आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। A2X3 साइन ऑफ रिवर्सिबल A3+ में और प्लस ये X2- में। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप प्रारंभिक में देखेंगे तो मान लीजिए अगर इसको आपने Y मोल लिया तो ये कितना हो रहा है, देखिए कितना हुआ, ये 2A हुआ ना, 2A हुआ, बैलेंस कर लीजिए, और ये 3x3 करेंगे तो ये आपका 2, ये y अगर आपने y मोल लिया है तो ये 2y हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा। ठीक है, अब KSP अगर आप निकालते हैं, KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के साइड वाला पकड़ना पड़ेगा, तो आप रखिए इसको, देखिए अगर आप रख रहे हैं 2y, जितना इसका ये कोफिशिएंट होता है ना वही पावर भी हो जाएगा, इनटू, और 3y आप देखिए 3y, ये जितना इसका ये यहाँ पर यही पावर भी हो जाता है, पता है ना, तो 2 दूनी 4, 4y² आ गया, कितना आ गया, 4y², 4, यहीं छोटा सा लिख दे रहे हैं, 4y² इंटू, और ये 3 गुणे 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 27 y³ आ जाएगा, y³ मिटा के लिख रहे हैं,
4y² और गुणे 27y³ आ गया ना। अब 4 गुणे 27 में करिए, 4 सत्ते 28 का 8 और 4 दूनी 8, 8 2 10। और आप जानते हैं बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 और 2 5, 108, 108y का पावर 5 आप ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? डी मिल जाएगा, है ना। 36 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखिए, सीखेंगे तो समय लगेगा और टिक करके भागेंगे तो कोई समय नहीं, मैं भी करवा सकता हूँ। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? देखिए पीएच मान सबसे कम किसका है? स्ट्रांग एसिड इसमें पकड़िए। एसिड यही दो हैं ही, ये तो क्षार है और ये बहुत कम, जैसे उतना एसिडिक नहीं, बहुत कम ही आप कह लीजिए, आयनिक भी जल्दी नहीं होता। इन्हीं दोनों में देखिए कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो HCl ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इसका पीएच मान सबसे कम होगा। ठीक है, वैसे भी pK वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है? उभयधर्मी पदार्थ नहीं है, इसका मतलब ये है कि उभयधर्मी पदार्थ तो ए वाला नहीं है। कैसे पता चल गया कि नहीं है? इसको H+ देंगे ना, H+ निकाल भी सकता है, ले भी सकता है। तो अगर ये निकालेगा H+ तो OH- हो जाएगा, और अगर लेगा तो हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, H3O+ हो जाएगा। H+ अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? H3O+ हाइड्रोनियम आयन। इसमें से H+ निकल भी सकता है ना, और जोड़ भी देंगे तो NH4+ भी बना सकता है। इसमें से H+ निकल भी सकता है और जोड़ देंगे तो H2CO3 भी बन जाएगा, लेकिन इसमें से केवल निकल सकता है, इसलिए ये उभयधर्मी पदार्थ नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, 0.1 नॉर्मल CH3COOH के पृथक्करण की डिग्री है। अब इसको अगर आप चेक करें इसके पृथक्करण, तो इसका आप निकालेंगे, तो निकालिए ज़रा देखिए कितना आता है। कितना दिया? 0.1 नॉर्मल दिया है, तो इसका तो अगर आप निकालते हैं, ये कंसंट्रेशन रख दीजिएगा कि इसका अगर आप निकालते हैं कितना दिया है, ये दिया 1 × 10 की घात 1 × 10 की घात -5 और बटे कितना? 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 10 का पावर -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 10 का पावर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 का पावर -2 आ जाएगा। ठीक, तो ये डी वाला हो जाएगा। के देखिए यहाँ Ka वैल्यू दिया ही गया था, कंसंट्रेशन भी दिया गया है, सांद्रता यहाँ नॉर्मल में, तो इस तरीके से निकालेंगे, निकल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। HCOONA और C6H5NH3Cl। देखिए वाटर में अगर आप जलीय घोल क्रमशः होगा तो इसमें तो NaOH बनेगा, NaOH, और साथ में HCOOH भी बनेगा, लेकिन वो दुर्बल अम्ल होगा। तो हम जो प्रबल है वही लिख रहे हैं। यहाँ पर भी ये क्षार जो होगा वो तो दुर्बल बनेगा, लेकिन HCl जो होगा वो प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पर भी KOH जो है ये स्ट्रांग बनेगा, लेकिन HCl जो बनेगा वो दुर्बल बनेगा। तो जो प्रबल होगा उसी का इफेक्ट रहेगा, तो बेस होगा, फिर एसिड होगा, फिर बेस, यानी कि बेसिक एसिडिक बेसिक, बेसिक होगा, फिर एसिडिक होगा, फिर बेसिक होगा। तो बेसिक एसिडिक बेसिक, ये आपको डी में मिल रहा है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें। देखिए
इसमें दिया है 0.1 m HCl के 50 ml को 0.2 मोलर NaOH के 50 मिली को मिलाए जाने पर परिणामी घोल का पीएच मान इसका जो आएगा वो आ जाएगा 1.30। अब ये कैसे आया आप ज़रा इसको देखें। तो देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा H+ यहाँ 50 ml आप 0.1 मोलर HCl दिया है, तो 0.1 × 50/1000 करेंगे तो इतना मोलर आ गया। OH- के लिए ऐसे 0.2 मोलर दिया है NaOH, तो 0.2 × 50/1000 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। अब एक्सेस ऑफ OH- आयन प्रेजेंट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तो कितना है एक्सेस, इसमें से इसको आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो 0.005 आ जाएगा। अब इसके बाद आप कंसंट्रेशन ऑफ OH- निकाल दीजिए, तो 0.005 आप 100 × 1000 करेंगे तो 0.05 मोलर आएगा। और फिर इसी का POH = log OH- करेंगे तो इसका आप लॉग ले लेंगे तो 1.30 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए द्वितीयक क्या होता है, जो डायरेक्ट उत्पन्न होता है वो प्राथमिक है। अब पैन जो आप देख रहे हैं यही द्वितीयक है, क्योंकि ये फिर प्राथमिक वाले से मिल के बनता है। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म जानते रहिए, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स, तो पैन जिसे आप कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखें, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कौन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में यहाँ पूछा है, होता तो दो गैसें हैं पूछता है, तो NO2 गैस और SO2 गैस दोनों से होता है, लेकिन अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और ये आपका H2SO4 जो है इसका सोर्स अधिक है, इसलिए अधिक बनता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और होता तो ये भी है, इन दोनों गैसों से अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि बारिश में जो जल होता है इन दोनों गैसों से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, लेकिन अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक जानते रहिए। ओजोन परत का अवक्षय के कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है, तो आप जानते हैं ओजोन परत जब नष्ट होगा तो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, और वही हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज स्किन कैंसर उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, स्किन कैंसर। LPG में मुख्यतः क्या होता है, तो LPG में मुख्यतः जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 4 दूनी 8 2 10, और प्रोप में 3 कार्बन, तो 3 दूनी 6 6 2 8, ये फार्मूला है, और यही दोनों गैसें होती हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक गलनांक होता है। तो देखिए जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का गलनांक ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, पैराजाइलिन ज़्यादा स्टेबल है आर्थ्रोमेटाजाइलिन से और टॉलुइन से भी, तो इसलिए C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे ज़्यादा अम्लीय है, सबसे ज़्यादा अम्लीय पूछा है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, इसमें वही बताए थे ना आप। देखिए एसिडिक करेक्टर भी वही होता है जिसमें यस लक्षण ज़्यादा हो, तो ESP संकरण इसमें होगा, 50% होगा यस, और इसमें तो ESP3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ SP2, यहाँ SP3, तो ये तो होंगे नहीं, इसीलिए आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए
47 नंबर का क्वेश्चन, बेंजीन के क्लोरीनीकरण में अभिक्रियाशील प्रजाति जो होती है वो Cl+ होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। C2Br में समावयवों की संख्या जो होती है वो 6 बना के चेक कर लेंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, पता है, तो उसमें 6 बन जाएगा टोटल। 49 नंबर क्वेश्चन में इसमें कितने बंधन हैं, तो बहुत इसमें सोचना ही नहीं था, क्योंकि रिंग में 3 है, 3 पाई है, एक बाहर है पाई, तो वैसे 4 पाई बंध यहाँ कहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो ऐसे देख के पाई बंध से आप सिग्मा 9 है निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आसानी से समय भी बचेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन मार्कोनी के नियम का पालन नहीं करता है? जो सिमेट्रिकल एल्कीन होगी नहीं करेगा, यानी जिस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास समान संख्या में हाइड्रोजन है वो मार्कोनी के रूल नहीं फॉलो करेगा। और जहाँ डबल बॉन्ड के कार्बन के पास अलग अलग नंबर में, जैसे यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ पर आप चेक करेंगे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये तो करेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ करेगा। लेकिन सिमेट्रिकल वाले में नहीं करेगा मार्कोनी का, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत ऋणात्मक वाला जो ग्रुप होता है वो उसी कार्बन से जुड़ता है जब रिएक्शन होता है मार्कोनी के रूल में, जिस कार्बन के डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये नहीं करेगा, आपको पता है दोनों जगह समान है, तो मार्कोनी का काम ही नहीं करेगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखें, नैप्थलीन और बेंजोइक अम्ल की जो मिश्रण है वो किस विधि से अलग किए जा सकते हैं? अब पता है नैप्थलीन हुआ, कपूर हुआ, आपका नौसादर हुआ, ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं, तो ऊर्ध्वपातन इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस लगा दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोकेटायन सबसे अधिक अस्थायी है? टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन लास्ट में आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में प्राइमरी। तो तृतीय कार्बोधनायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहाँ लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। यहाँ भी लोन पेयर होता है, ये भी देगा, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो इसका ऑप्शन डी है। सल्फर और फास्फोरस पता है आपको कि ये ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते, इलेक्ट्रॉन की यहाँ एक हिसाब से कमी ही है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है कार्बन नंबर 2 और 3 पर कौन सा बंध है? तो 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये तो sp2 हो जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ये ऑप्शन डी सही होगा। 4 सिग्मा बंध होगा यहाँ इस 3 वाले कार्बन के पास। इसके पास आप चेक करेंगे तो कितना सिग्मा बंध आएगा, और इसके पास चेक करेंगे कितना सिग्मा बंध आएगा। यहाँ 3 सिग्मा बंध आएगा, यहाँ 4 सिग्मा बंध आएगा। 3 सिग्मा बंध का मतलब sp2 और 4 सिग्मा बंध का मतलब sp3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक जो होगा रासायनिक रूप से वो क्रियाशील ही होगा। ठीक है, ऋणायन नहीं होगा, रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होगा, धनायन तो होगा ही नहीं। 56 नंबर, निष्क्रिय युग्म प्रभाव नीचे जितना जाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो प्लम्बम, क्योंकि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला आप जान रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे नीचे प्लम्बम, ये पीबी प्लम्बम में सबसे ज़्यादा, क्योंकि निष्क्रिय युग्म प्रभाव में ये बहुत प्रश्न पूछता है कि PbO2 और PbO में कौन ज़्यादा स्टेबल है? PbO। रीजन क्या देते हैं? वही इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होने लगता है। बोरेक्स का उपयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि पानी में घुलने पर यह देता है। अब देखिए, सफाई एजेंट में करते हैं क्योंकि पानी में घुलेगा तो ये कैसा होगा? क्षारीय विलयन बनाता है, इसीलिए
और साबुन भी आपको पता है क्षारीय होता है। बोरिक अम्ल बहुलकीय है, तो बोरिक अम्ल आप जान रहे हैं H3BO3 हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ये बहुलकीकरण दिखाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कितना ये मोनोबेसिक है कि ट्राई बेसिक है, तो ये मोनोबेसिक ही, लेकिन यहाँ बहुलकीकरण का रीजन पूछा है तो हाइड्रोजन बंध सही होगा। ठीक है, तो जानते रहिए। और 59 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट होता है, कारण है रिंग होता है, इसीलिए ग्रेफाइट में वो आप जानते हैं खटफल की संरचना होती है। डायमंड सबसे कठोर है, लेकिन यहाँ पूछा उसमें थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे डायमंड सबसे कठोर है, यहाँ थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल पूछा है, इसलिए ग्रेफाइट होगा। और बोरान का संकरण डाइबोरेन B2S6 में किस प्रकार का यहाँ संकरण पूछ रहा है ना, तो देखिए संकरण कैसा होगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ये बोरान का संकरण डाइबोरेन में किस प्रकार का होता है। तो डाइबोरेन में अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा sp3, है ना। डाइबोरेन में क्या आ जाएगा sp3, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है B2S6 होता है ना, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना देते हैं। अभी आप चेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन 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 आता है ये, और फिर ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन, ये बनाना शेप्ड भी होता है, आपको पता है ना। देखिए बनाना शेप्ड हो गया ना, इस तरीके से। तो इसमें 4 सिग्मा बंध बनने के कारण ये इसका हो जाएगा sp3 संकरण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव अधिकतम होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किस में अधिक होगा, तो देखिए CGM आप जानते हैं, इसी का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। जिप्सम का फार्मूला से ही आप अगर आ रहा है तो पता कर लेंगे, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का फार्मूला। कहीं मैग्नीशियम है ही नहीं, तो ये अयस्क भी नहीं है मैग्नीशियम का। ठीक, निम्नलिखित क्षारधातु क्लोराइडों की देखिए स्थिरता किस क्रम में होती है। तो स्थिरता देखिए आपको पता है ये लिथियम सोडियम, ये क्रम जो आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सेप्शनल होता है, यही होगा। ठीक, यही इसका क्रम होगा, बहुत महत्वपूर्ण लगेगा आपको कि ये हो जाएगा आपका। ऊपर से आप सोच रहे होंगे लिथियम सोडियम फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम फिर CGM, है ना। तो इस हिसाब से सोच रहे होंगे आप कि इसमें हम यही क्रम लगा देते हैं, है ना। लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ इसमें देखिए ये क्रम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है, यहाँ पर KCl में सबसे ज़्यादा, उसके बाद CGM क्लोराइड में, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर लिथियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा है, ध्यान देना, पोटेशियम क्लोराइड का सर्वाधिक होता है, याद रखे रहना। मैग्नीशियम और लिथियम के गुणों में समानता होती है, इसमें सेम आयनिक पोटेंशियल होता है, आयनिक विभव समान होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आयनिक विभव सेम आयनिक पोटेंशियल, वह कार्बोनेट जो गर्म करने पर विघटित नहीं होगा, तो सोडियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी लोग विघटित हो जाएंगे,
CaO और CO2 में बी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, और सी वाले में BaO और CO2 में, और ये भी टूट जाएगा Li2O और CO2 में, लेकिन ये नहीं ब्रेक करेगा, ध्यान देना। भारी जल D2O सभी जानते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों बंध हैं? ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों बंध बहुत इंपॉर्टेंट, ये H2O2 में होगा। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे NH4Cl लगा दें। NH अगर पूछा होता सहसंयोजी बंध और वैद्युत संयोजी बंध किसमें दोनों है तब वो हो जाता, यहाँ ध्रुवीय अध्रुवीय पूछा है इसलिए H2O2 यहाँ होगा। CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो देखिए, एक Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, एक O और Cl है तब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो यहाँ तो 2 प्लस आ जाएगा, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, इनमें ऑक्सीजन आपको पता होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युतऋणी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, इन सब का नंबर आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन से ज़्यादा विद्युतऋणी कौन है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, तो क्लोरीन का पूछा है तो माइनस और प्लस रहेगा, ध्यान देना। क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस रहेगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्लोरीन का पूछा है तो 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का एक पर प्लस होगा, दूसरे पर माइनस। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में XYZ के मान, इसको मैच कर देंगे तो 1 यहाँ रख दीजिएगा और यहाँ 3 रखिएगा और यहाँ 1 रखिएगा, एकदम संतुलित हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से किसमें जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैग्नीशियम सल्फेट में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें आप ज़रा सा चेक करेंगे, ये क्वेश्चन जो आपका मूल प्रभाज एकदम सिंपल है। मूल प्रभाज क्या होता है? तो विलेय या मूल प्रभाज किसी के आप निकालें, विलेय या विलायक का, तो अगर विलेय के निकालते हैं तो विलेय की मूलक संख्या बटे पूरे विलयन की मूलक संख्या, ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे। मूलानुपाती सूत्र आप जानते हैं, किसी भी आणविक सूत्र का सरलतम रूप जो होता है, सरलतम मान मूलानुपाती सूत्र होता है। जैसे C6H12O6 का CH2O आ जाएगा। हुंड का नियम पता है, हुंड ने क्या बताया था? हुंड ने बताया था कि जब तक संभव हो एक एक इलेक्ट्रॉन आप कक्षक में भरिए, जब सारे कक्षक भर जाएं उसके बाद ही आप फिर डबल करना शुरू करिए। और ये एक्सेप्शनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24 है, तो इसका आप जानते हैं ये हो जाएगा 3D। पहले तो इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 4s1 और 3d5 हो जाएगा, ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण। और इसमें भी ये भी अपवादित है तो इसका भी 4s1 और 3d10 हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, जानते रहिए, ठीक। इस तरीके से F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को पता होना चाहिए। n-2 F में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं, और n-1 D में 0 से लेकर के 1 तक भरा जाता है, और साथ में NS2, ठीक। ये हो जाएगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनिक यौगिकों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक आप लिख लेंगे। सिग्मा पाई बंध आप जानते हैं, सिग्मा बंध स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है। सिग्मा बंध में हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बंध साइड वाइज ओवरलैपिंग से। हाइड्रोजन बंध को उदाहरण आप बहुत से दे देंगे। हाइड्रोजन बंध जो होता है ये अधिक विद्युतऋणी, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ने वाले जितने यौगिक होते हैं वो सब हाइड्रोजन बंध दिखाते हैं, जैसे HF हुआ, H2O हुआ, NH3 हुआ, ठीक है। ये सारे हेस का नियम आप जानते हैं। कोई अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों में हो, उसमें जो एनर्जी
एनर्जी जो खर्च होगी वो कई स्टेप में अगर जो हो रहा है तो उसका योग एक ही स्टेप में अगर हो रहा है तो उसके योग के बराबर होगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण होती है। ठीक है, व्यापक और गहन में क्या अंतर है? तो व्यापक जो होता है, व्यापक ये डिपेंड्स अमाउंट द मैटर इन ए सिस्टम, ये उसके मात्रा पर निर्भर करता है, जैसे द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ। और जबकि वो आपका गहन गुण जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे तापमान हुआ, घनत्व हुआ। लुईस अम्ल आप जानते ही हैं। लुईस अम्ल क्या होता है? तो लुईस अम्ल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण करता है, तो लुईस अम्ल कहलाएगा। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो लुईस क्षार। पीएच स्केल अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को बताता है। प्रयोगशाला में भारी हाइड्रोजन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये सब सिंपल है। CO2 अनुचुंबकीय क्यों है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। बोरिक स्प्लिट परीक्षण ये भी कर सकते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? प्राथमिक तो डायरेक्ट उत्पन्न होता है, द्वितीयक उसी प्राथमिक से मिलकर बनता है। सब सिंपल है। हरित रसायन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब इसके लिए आपको क्या करना है कि लास्ट वाला चैप्टर आप केमिस्ट्री का थोड़ा सा देख लीजिए। हरित रसायन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको एकदम सिंपल है। अधिक क्रियाशील जो होगा ये सक्रियता श्रेणी पढ़िए। अधिक क्रियाशील जो होगा वो कम क्रियाशील को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वांटम संख्या आप जानते हैं क्या है? जिन 4 संख्याओं की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, सिंपल है। और ऑक्सीकरण संख्या विधि मैंने ऑलरेडी वो बनाया है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा अभिक्रिया को संतुलित करना, तो उससे आप आसानी से कर सकते हैं। ग्राहम का विसरण नियम एकदम सिंपल, आपको पता ही है, लिख सकते हैं। उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, हाँ, इतना इजी क्वेश्चन था कि और क्या अब आपको करना है। उत्क्रमणी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होकर चले, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया जो एक दिशा में होकर संपन्न हो जाए। रासायनिक संतुलन की गतिशील प्रकृति, अब ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इसको आपको IPSC नेम हम बता देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, है ना। इसको आप समझ लीजिए क्या है। इसमें IPSC नेम आपको हम बताते हैं। यहाँ आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गया ना। तो यहाँ 1 क्लोरो ब्यूट 2 ईन, ठीक है, या 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन भी कर सकते हैं, सिंपल। इसमें ज़रा देखें, यहाँ नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ आप लिखेंगे ये ईन ई से शुरू, आइन वाई से, ठीक है। तो आप इसे कहिए पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन, ध्यान देना, पेंट 1 इन 3 आइन याद रखें। और इसकी नंबरिंग यहाँ डबल बॉन्ड से है, तो यहाँ 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? 4 है तो ब्यूट नहीं लिखे थे, ब्यूटा लिखे थे, डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूटा 1 3 डाइन, 1 3 डाइन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 यहाँ से, अब पहले ये गिन लिए, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये गिन लीजिए। तो यह पहले वाले कार्बन से है, तो 1 लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या? ये ब्यूट यहाँ लिखिए, ब्यूट ये किस नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पर, ब्यूट 3 इनाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ साइक्लो लगाना जरूरी, हम नीचे लिख रहे हैं
साइक्लो कहाँ 1,3 है ना, हेक्स दिया है ना, साइक्लो हेक्स न साइक्लो हेक्स लिख दिए। इसके बाद कितना है आपका, पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर। वैसे डबल बॉन्ड दो है ना, 2 डबल बॉन्ड है रिंग में, इसी तरीके से तो आप यहाँ हेक्सा लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन 1,3 डाइईन, डाइईन आगे लिख लेना, डाइईन। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या है, इसको आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से गिनिए, डबल बॉन्ड इधर से आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 हो गया। और नीचे देखिए 2 कार्बन है, तो 10 11 है ना। तो एक कहाँ पर बच रहा है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक ये मेथिल। तो आप लिख दीजिए 4 क्लोरोसिस शुरू मेथिल एम से, तो 4 क्लोरो और 9 मेथिल, कितना है 9 मेथिल, 4 क्लोरो 9 मेथिल। और 11 है तो अनडेक लिखिए, क्या लिखिए, अनडेक। और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 1 पर है, 5 पर है, 8 पर है। तो अनडेक 1 5 अब कामा लगा के यहाँ 8 है ना। अनडेक देखिए 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो अनडेका करना है, अनडेक नहीं अनडेका, ठीक है, अनडेका। जैसे ब्यूटो आप करते थे, अनडेका। 158 ट्राईईन, क्या लिखेंगे, ट्राईईन। अब ई पूरा लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। इस तरीके से ये टोटल आपका पेपर। अच्छा, वुड जब क्रिया सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे वुड जब क्रिया में क्या होता है, ये RX और सोडियम के साथ क्रिया करवा दीजिए ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ये इससे एल्केन बनाते हैं, तो R बन जाएगा। और प्लस आपका ये बैलेंस कर लीजिए 2NaX, ये बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और देखिए जैसे फ्रैंकलैंड अब क्रिया है, तो ये भी है वही बनाने के लिए, इसमें जिंक यूज करते हैं सोडियम के स्थान पर। जैसे RX आप 2 मॉलिक्यूल लिए, जिंक यूज करते हैं। और ड्राई ईथर, यहाँ भी ड्राई ईथर आप लेते हैं। और साथ में देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी आपका एल्केन ही बनता है, और साथ में यहाँ जिंक के साथ ये हाइलाइट बनेगा। कुछ भी आप लिए रहते हैं, जैसे क्लोराइड लिए रहें या ब्रोमाइड, तो इस तरीके से ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो टोटल आपका पेपर सॉल्व हो गया। और देखिए समय तो लगेगा ही, जब आज सीखेंगे कुछ चीज़ें, तो उसके लिए कोई 60 तरीका है नहीं है। यदि आप नए हैं, कुछ बेनिफिट मिला हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने मित्रों को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।